करंट अफेयर सेक्शन में आज का हमारा टॉपिक है कास्ट सेंसस। अभी हाल ही में 30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने अपनी सहमति जाति के आधार पर जनगणना को दे दी है। इसका मतलब यह है कि अगली जनगणना जब भी होगी उसमें आपसे जाति के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जाति के आधार पर आंकड़ों का एकत्रीकरण सरकार करेगी। इसका मतलब यह है, अभी तक जब जनगणना होती थी तो जनगणना कर्मचारी आपके घर आते थे, आपसे क्वेश्चन पूछते थे, आपका घर कैसा है, कच्चा है या पक्का है, आप किस धर्म के हो, आप रोजगार में हो या नहीं हो, आप साक्षर हो या नहीं हो। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे अभी तक पूछे जाते रहे। लेकिन अब सरकार के जनगणना कर्मचारी जब आपके घर आएंगे तो आपसे जाति के आधार पर क्वेश्चन पूछेंगे और उन आंकड़ों को एकत्र करके सरकार ये अंदाज़ा लगाएगी कि किस जाति की कितनी संख्या है और उसके आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि सरकार अपने संसाधनों का आवंटन करेगी और आरक्षण की जो व्यवस्था अभी हाल फिलहाल में जो लागू है, चल रही है, उसको वापस से साइंटिफिक तरीके से रीअरेंजमेंट करेगी। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं कास्ट सेंसस को। आप न्यूज़ देख रहे हो, कैबिनेट डिसाइड्स टू इंक्लूड कास्ट काउंट इन नेक्स्ट सेंसस। अब इस न्यूज़ का एनालिसिस करने से पहले हम ये देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया में सेंसस कब से स्टार्ट हुआ। तो मॉडर्न इंडिया में अगर हम सेंसस की बात जब भी आती है, जनगणना की बात जब भी आती है, तो दो व्यक्तियों का नाम हिस्ट्री में आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा। एक लॉर्ड मेयो और एक है लॉर्ड रिपन। अब इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड मेयो की। तो लॉर्ड मेयो ये 1869 से लेकर 1872 तक भारत के वायसराय रहे थे। इनके समय में अगर हम लॉर्ड मेयो के बात करें तो लॉर्ड मेयो के कुछ और कार्य भी अच्छे थे, जैसे इन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया था। इसके अलावा लॉर्ड मेयो ने अजमेर में एक मेयो कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि राजपूत राजाओं के राजकुमारों के को मॉडर्न शिक्षा देने के लिए स्थापित किया गया था, मेयो कॉलेज। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे और ये पहले वायसराय थे लॉर्ड मेयो जिनकी हत्या अंडमान में एक अफगान कैदी द्वारा चाकू मार के कर दी गई थी। ठीक है, तो भारत में किसी वायसराय की जो हत्या हुई थी वो थे लॉर्ड मेयो। लेकिन लॉर्ड मेयो का एक और काम था, 1872 में इन्होंने पहली बार सेंसस को भारत में करवाया था। हालांकि एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि छोटे छोटे पैमाने पर इसके पहले भी जनगणना होती रही थी, जैसे कि 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने इलाहाबाद में करवाई थी जनगणना, बनारस में जनगणना हुई थी, ढाका में उस समय जनगणना हो चुकी थी। लेकिन ये छोटे छोटे पैमाने पे हुई थी और उसमें वो प्रॉपर तरीके से जनगणना नहीं थी। प्रॉपर तरीके से अगर हम देखें तो 2 में ये पहला प्रयास था जनगणना को लेके, लेकिन यह भी एसिंक्रोनस पैटर्न में हुआ था और इसको भी हम प्रॉपर जनगणना नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो ने यह जनगणना स्टार्ट की थी। लेकिन अगर हम साइंटिफिक तरीके से बात करें तो साइंटिफिक तरीके से जो जनगणना हुई थी स्टार्ट, वो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। लॉर्ड रिपन के बारे में आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 के बीच में था। लॉर्ड रिपन जब वायसराय बने थे तो उसके पहले लॉर्ड लिटन वायसराय थे, जो कि काफ़ी दुष्ट प्रवृत्ति के वायसराय माने गए थे। ओवन मेरिडिट कहा जाता है उनको, उपन्यासकार थे और उन्होंने सिविल सर्विस में भर्ती की आयु सीमा को घटा दिया था और इस तरह से भारतीयों में उनके प्रति रोष था। लेकिन उसके बाद में लॉर्ड रिपन बने थे। इनको प्यारा रिपन कहा जाता था लाला लाजपत राय द्वारा, और ये ऐसा माना जाता था कि लॉर्ड रिपन काफ़ी एक उदारवादी वायसराय थे जिन्होंने भारतीयों के लिए काफ़ी अच्छे काम किए थे। उनके कुछ कामों का अगर हम देखें, एनालिसिस करें, तो इनके समय में ही, लॉर्ड रिपन के समय में 1881 का आपका फैक्ट्री अधिनियम आया था। हंटर कमीशन जो कि शिक्षा में सुधार के लिए आया था, प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन में सुधार के लिए हंटर कमीशन रिपन के समय में आया था। और रिपन के समय में ही 1881 में पहली जनगणना मॉडर्न इंडिया में अरेंज की गई थी साइंटिफिक तरीके से, ना। हालांकि इसके पहले 1872 का जो श्रेय है वो मेयो को जाता है, लेकिन ये प्रॉपर जनगणना नहीं थी। प्रॉपर जनगणना 1881 से स्टार्ट हुई थी। इसके बाद में हर 10 वर्ष में जनगणना होती रही। अगर हम बात करें तो 1881 से लेकर 1931 तक, है ना, अगर हम 91, 1901,
1921, 1911, 1921, 1931, है ना। इस तरह से जितनी भी जनगणना हुई उसमें जाति के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जाते रहे, ठीक है। यानी कि यह आज़ाद भारत, जब आज़ादी नहीं मिली थी उसके पहले भी जाति के आधार पर आंकड़े अंग्रेज सरकार एकत्रित करती रही थी। 1941 में भी जो जनगणना हुई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुई थी और वो प्रॉपर जनगणना नहीं थी, उसमें प्रॉपर तरीके से आंकड़े एकत्रित नहीं किए जा सके थे क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जाति के आधार पर अभी तक जनगणना में जो भी आंकड़े थे वो आंकड़े 1931 की जनगणना पर आधारित थे। लगभग 100 साल पुरानी जनगणना के आधार पर हम अनुमान लगा रहे थे कि किस जाति की संख्या कितनी होगी। क्लियर। अब 1941 के बाद की जनगणना पर आते हैं 1951 की। तो 1951 में आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे भारत आज़ाद हो गया था, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा कि अब अगर हम इसी पैटर्न पर आगे बढ़ेंगे, यानी कि जातियों के आधार पर जनगणना कराएंगे, तो इसके कारण यह हो सकता है कि अलग अलग जातियों में टकराव बढ़ेगा, और जातियों में टकराव बढ़ेगा तो फिर देश आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी का ये सोचना था कि देश अभी अभी आज़ाद हुआ है, देश को अभी विकास की राह पर चलना है, और अभी हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, लेकिन अगर जातियों के आधार पर जनगणना करा देंगे तो आपस में लड़ने लग जाएंगे, तो इस तरह से फिर हम विकास के रास्ते से फिर पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि हम जातियों के आधार पर आंकड़े एकत्रित नहीं करेंगे, बल्कि हम केवल नॉर्मल जनगणना होगी और उसमें केवल एससी और एसटी के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे बस, ठीक है। तो यहाँ पर अन्य पिछड़ी जातियों को शामिल करने की कोई बात नहीं की गई थी, केवल यहाँ पर एससी एसटी के आंकड़े एकत्रित करने की बात की गई थी, ठीक है। और इसके पहले अगर हम बात करें तो 1948 में एक जनगणना अधिनियम लागू किया गया था। जनगणना अधिनियम लागू किया गया था। इसका मतलब ये था कि जनगणना अधिनियम के तहत कि जनगणना कर्मचारी अगर लोगों के घर जाए तो लोग अपने उनके क्वेश्चन का आंसर देने में हिचकिचाए न, या झूठे आंसर न दे दे, है ना, केवल इसलिए कि भैया कि हमारी जो गोपनीय सूचना है वो मार्केट में बाहर नहीं आ जाए। तो इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के लिए जनगणना अधिनियम लाया गया था, जो कि ये बताता है कि आपके द्वारा दी गई सारी सूचनाएं सरकार के पास गोपनीय रहेगी, ताकि लोग बेहिचक होकर जनगणना कर्मचारियों को उनके क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तरीके से दे पाए, ठीक है। अब ये प्रोसेस लगातार चली 1951 से, यही जनगणना का पैटर्न चला 2001 तक। अब 2011 की जो जनगणना थी उसके पहले इस पुराने पैटर्न को वापस लाने की बात शुरू हो गई। 2011 की जनगणना हुई, उसके पहले के साल में चलते हैं हम 2010 9-10 के उसमें। तो 2009 और 2010 के बीच का जो समय है, आपको मालूम है यूपीए गवर्नमेंट का सेकंड टर्म चल रहा था। उस समय एक पावरफुल मिनिस्टर होते थे यूपीए गवर्नमेंट में, वीरप्पा मोइली। उस समय वो कानून मंत्री थे। उन्होंने एक लेटर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लिखा कि अब हम जो अगली जनगणना 2011 में कराने वाले हैं उसमें हम जातियों पर आधारित आंकड़े भी एकत्रित करें, जिससे हमको ओबीसी रिजर्वेशन को प्रॉपर बनाने में मदद मिलेगी और हमको अनुमान लग जाएगा कि किस जातियों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर यह बात इसलिए आई क्योंकि इसके पहले आपको मालूम है मंडल कमीशन आया था। मंडल कमीशन ने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की बात की थी, और मंडल कमीशन ने अनुमान लगाया था कि पूरे देश भर में ओबीसी की संख्या 52% हो सकती है। और मंडल कमीशन ने जो कि 27% रिजर्वेशन दिया था, उसमें भी कुछ ही जातियों का वर्चस्व था इस रिजर्वेशन में। तो इस पूरी परिस्थिति को सुलझाने के लिए वीरप्पा मोइली जी ने मनमोहन सिंह जी को लेटर लिखा कि अब यह व्यवस्था को हमको सुधार करना है और इसके लिए हमको जाति के आधार पर आंकड़े एकत्रित करना अब जरूरी हो जाता है। मनमोहन सिंह जी ने उस समय फिर एक और पावरफुल मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, उनके नेतृत्व में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना। उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को यह डिमांड सौंप दी कि वीरप्पा मोइली जी की तरफ से इस तरह का लेटर आया है, इस पर क्या करना चाहिए। और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया कि भैया जो 2011 की जनगणना होगी उसमें हमें जाति के आधार पर और आर्थिक आंकड़े दोनों एकत्रित करना जरूरी है, जिससे हमको प्रॉपर तरीके से नीतियाँ बनाने में सहायता मिले। और फिर 2011 की जो जनगणना हुई थी
उसको हम बोलते हैं सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ये जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसमें सामाजिक और आर्थिक आधार पर आंकड़े जुटाए गए थे। उसमें आपसे पहली बार धर्म के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था, जातियों के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सारी बातें 2011 की जनगणना में संपन्न हो गई थी, जिसमें आपके सामाजिक और आर्थिक आंकड़े दोनों सम्मिलित किए गए थे। इसके बाद में आपको मालूम है 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई, और फिर उसके बाद में ये आंकड़े 2016 में ओपन हुए। 2016 में जब ये आंकड़े को ओपन करने की बात की गई, तो इसमें जो सोशल और इकोनॉमिक दोनों आंकड़े एकत्रित किए गए थे, तो उसमें केवल इकोनॉमिक आंकड़े को ही प्रकाशित किया, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना था कि जो सोशल स्ट्रक्चर को लेकर जो आंकड़े एकत्रित किए गए थे 2011 की जनगणना में, वो प्रॉपर तरीके से एकत्रित नहीं किए गए थे। और अगर हम इस तरह के अधूरे आंकड़ों को जनता के सामने रख देंगे, तो इसके कारण हो सकता है कि जनता में भ्रम फैले और जनता आपस में लड़ने लगे। और ये बात सरकार हवा में नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर हम 2011 के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो उस समय के गृह मंत्री थे चिदम्बरम साहब। चिदम्बरम साहब से जब इस कास्ट सेंसस को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने लोकसभा में आंसर दिया था कि हमारे जो जनगणना के कर्मचारी है वो जनरली प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होते हैं, उनको केवल सर्वे करने के लिए ट्रेन किया गया है। अब वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके आंसर जो उनको मिल रहे हैं वो उसको नोट कर लेते हैं, लेकिन जो आंसर लोगों ने दिए हैं उसको जांच करने का इनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि ये उसके लिए ट्रेन नहीं है। तो इस कारण से ये माना गया कि ये आंकड़े जो है आधे अधूरे हो सकते हैं, इसलिए ये कास्ट को लेकर जो डेटा यहाँ पर एकत्रित किया गया था उसको यहाँ पर रिलीज नहीं करने की बात की गई। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बताते चलूँ मैं आपको। 1961 में उस समय की केंद्र सरकार ने कई राज्य सरकारों को जाति के आधार पर आंकड़े एकत्रित करने का राइट दे दिया था। अब यहाँ पर एक और बात है, ये जो सेंसस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट का विषय है, जिसमें पूरा जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने क्या करा 1961 में, कि राज्य सरकारों को बोला है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जातियों के आधार पर सर्वे कर सकते हो, ठीक है। हालांकि वो सेंसस में काउंट नहीं होगा, लेकिन आप अपने राज्यों के हिसाब से आप सर्वे कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद में कई सारे राज्यों ने अपने अपने स्तर पर सर्वे किए हैं। जैसे अभी ताज़े मामले में देखें तो बिहार में कास्ट को लेकर एक सर्वे सामने आया था, जिसमें उन्होंने 63% ओबीसी और अति पिछड़ा वर्गों की संख्या बता दी थी। तेलंगाना में सर्वे हुआ, कर्नाटक में सर्वे हुआ, तो ये 1961 के तहत हुआ था, है ना, ये प्रॉपर सेंसस नहीं था। तो वापस आते हम कि 2016 में आंकड़े प्रकाशित तो हो गए, उसके बाद में फिर लगातार मांग चलती रही विरोधी पार्टियां, जिसमें अगर हम बात करें तो जो ओबीसी ओरिएंटेड पार्टियां हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल हो गई, जनता दल यूनाइटेड हो गई नीतीश कुमार जी की, आरजेडी लालू यादव जी की, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की, फिर उसके बाद में कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गई इस मांग को लेकर कि जाति के आधार पर आंकड़े प्रकाशित करें या फिर जाति के आधार पर नई जनगणना करें, ठीक है। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वो इसी कास्ट सेंसस के मुद्दे पर हुआ, जिसमें बात की गई कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसे उतने राइट मिले, उसको उतने संसाधन मिले। और फिर इस सच्चाई को केंद्र सरकार ने भी स्वीकार किया और 30 अप्रैल 2025 को इस को सहमति दे दी कि अब अगली जनगणना जब भी होगी उसमें हम कास्ट सेंसस को भी इंक्लूड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये सेंसस को लेकर भारतीय संविधान में आर्टिकल 246 है। आर्टिकल 246 ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की बात करता है। आर्टिकल 246 के तहत ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों का विभाजन होता है। और इसी के तहत संविधान में एक अनुसूची 7th है ना, 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी गई है। 3 लिस्ट है, पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट है और फिर है कंकरेंट लिस्ट। केंद्र सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों कानूनों में टकराव हो गया है
तो फिर आखिरी में संसद का कानून सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा था जो शेड्यूल 7 के बारे में मैं जो आर्टिकल 246 कहता है उसमें मैंने आपको बताया। ठीक है, इसी में अगर आप देखेंगे यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में 69 नंबर है वो सेंसस का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक और फंडा क्लियर हो गया। आर्टिकल 246 जो कि विधायी शक्तियों के संबंध में है, विभाजन के संबंध में है, उसमें 3 लिस्ट दी गई है। उसमें भी यूनियन लिस्ट की उन सब 69th जो लिस्ट 69th जो सब्जेक्ट है वो है सेंसस को लेके। अब ये सेंसस संपन्न होता है होम मिनिस्ट्री के अंडर में, यानी कि अभी अगर हम बात करें तो अमित शाह जी के डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये सेंसस संपन्न होगा। और इस सेंसस को भी प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के लिए, जो कि प्रशासनिक इसका जो ताना बाना होता है उसको हैंडल करने के लिए होता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। और रजिस्ट्रार जनरल 2024 में रिटायर हो रहे थे, लेकिन उनको एक्सटेंशन दिया गया उनके कार्यकाल में 2026 तक। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये सेंसस या तो 2025 में या 2026 तक हर हालत में संपन्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपसे इस बार पहली बार ये आज़ाद भारत में जाति के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। अब इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो इसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि इससे सरकार को मालूम पड़ जाएगा कि किस जाति की कितनी संख्या है। इसके आधार पर चूँकि आपको मालूम होगा कि अभी डिलिमिटेशन भी होना है, परिसीमन होना है, लोकसभा की सीटों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है, उसमें प्रॉपर तरीके से सीटों का आरक्षण लागू करने में एक सहमति बन पाएगी। इसके अलावा कई सारी शिक्षण संस्थाओं में, नौकरियों में आरक्षण को लेकर मामला क्लियर हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस कास्ट सेंसस के बाद में ही हैंडल होगी। अच्छा है, सेंसस के बाद में महिला आरक्षण जो कि 33% लागू करने की बात हो गई है फाइनल, तो उसकी दिशा में भी एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो इस बार की जो सेंसस होगी और उसके आंकड़े होंगे वो हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इससे हमें सरकार को नीतियाँ बनाने में, कार्यक्रम बनाने में, अपने संसाधनों का आवंटन करने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो आशा करते हैं कि इसके द्वारा अब इन आंकड़ों के बाद में अब देश जाति के आधार पर टकराव और इन सारी चीज़ों वगैरह चीज़ों से अब देश उभरेगा और तरक्की के रास्ते पर आगे चलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का टॉपिक। अगर आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इसी तरह के करंट अफेयर के एनालिसिस के अन्य टॉपिक्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।